नमस्कार दोस्तों, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नॉलेज वाली। जैसा कि आपने देखा है कि एशिया में अलग अलग कंट्री में, हमारे नेबर में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू रिजीम चेंज हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, जो देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ जो आंदोलन प्रस्फुटित हुए वो स्वतः स्फूर्त थे। कोई बाहर का आदमी नहीं था जिसने उन आंदोलन को पैदा किया हो। वहीं पर कोई मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर वहाँ के लोग भड़के और सत्ता परिवर्तन हो गया। कई कंट्रीज में तो वहाँ नेताओं की जान तक चली गई। फिर अफ्रीका में ऐसे आंदोलन होते ही रहते हैं। वहाँ पर तो इनफैक्ट एक तरीके से वायलेंट क्रांति होती है, वहाँ पर जानें बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो मैं इसी चीज़ पर कुछ ढूंढ रहा था कि ये इस पर किसने रिसर्च की है, क्या कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक नाम मिला, नाम है उनका जीन शार्प। जीन शार्प ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मतलब थे। 2018 में इनकी डेथ हो गई। 1928 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही पढ़े लिखे थे, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और आई थिंक बॉस्टन यूनिवर्सिटी से भी पढ़े थे ये। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नॉट बॉस्टन। वहाँ से उन्होंने डीफिल किया था और ओहायो से बीए और एमए किया था। एंड वो इनको कहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट। वैसे साइंटिस्ट नहीं, ही इज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अब देखिए रिसर्च कैसी कैसी की इन्होंने और किताबें कैसी कैसी लिखी हैं इन्होंने। जो अपनी अलग अलग बुक्स लिखी हैं, जो इनके वर्क्स हैं, वो पूरी दुनिया में यूज होते हैं और उनके अमेरिका के लोग स्टडी करते हैं। जो वहाँ के लोग इधर उधर एजेंट्स घूमते रहते हैं। एक इनकी बुक है एक्सप्लोरिंग नॉन वायलेंट ऑल्टरनेटिव्स, 1970 में लिखी थी। फिर एक थी करेक्टिंग कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट नॉन वायलेंट एक्शन, 1973 में लिखी। लेकिन जो इनकी सबसे फेमस बुक है, जो 3 वॉल्यूम है 1973 में, वो है 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। अब कहने को ये 198 मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन है, लेकिन इस बुक में 3 वॉल्यूम में अलग अलग ये बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी देश में जो सत्ता होती है उसको आप हटाकर अपनी सत्ता बना सकते हैं। और पूरा एक रोड मैप बताया गया, 198 तरीके बताए गए हैं। अब सोचो, आप एक तरीका फेल कर लोगे, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, लेकिन वो तो लगे हुए हैं। 198 तरीके सर्च किए हुए हैं। इनका मानना है कि मुख्यतः 4 पिलर होते हैं जिन पर किसी भी देश की जो गवर्नमेंट या सरकार टिकी होती है। पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी है और तीसरा उस सरकार की लेजिटिमेसी। इन खंभों को अगर आप एक एक करके तोड़ते रहोगे तो ये जो पूरा भवन है वो गिर जाएगा। ऐसा आप देख रहे हैं कि हमारे देश में भी इन चीज़ों पर काम चल रहा है। लेजिटिमेसी को ही बर्बाद करने के लिए, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए ही ये जो, जैसे अभी कहने को जेनजी वर्ड, वो वहीं से आया। हम तो अपने देश का युवा बोलते हैं। जेनजी क्या है? हमारे ही तो बच्चे हैं। हम बड़े हो गए तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो वो 15 साल, 16 साल, 20 साल तक के हो गए, उनको ये जेनजी नाम दे दिया, एक फैंसी नाम। अदरवाइज हमारे देश की युवा शक्ति है, वो युवा शक्ति जो रॉकेट भी बना रही है, वो युवा शक्ति जिसके साथ मोदी जी अभी आईटी में बातचीत भी कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप आगे जाके क्या करना है, कुछ मार्गदर्शन कर रहे थे। और वो युवा शक्ति भी जो जंतर मंतर पर थी, वो युवा शक्ति भी जो झारखंड में बैठी हुई है, जो अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव काम भी करती रहती है। तो उन 198 मेथड्स में यही है कि लेजिटिमेसी अगर आपने एक बार ख़त्म कर दी तो फिर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी तो बहुत जल्दी इधर से उधर टर्न हो जाती है। आप जानते हैं वो किसी सरकार की नहीं होती, जो भी सरकार में रहेगा ब्यूरोक्रेसी उसी की होती है। और पुलिस और आर्मी ये सबसे लास्ट में आते हैं। आर्मी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। उसका भी उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं कि उसको आप कैसे अपनी तरफ ला सकते हो। जैसे आपने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा कि आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया अपने नेताओं को बचाने के लिए। अदरवाइज उनको बचा भी सकते थे, लेकिन आर्मी एकदम न्यूट्रल होकर देखती रही कि जो करना है करते रहें। पुलिस न्यूट्रल होकर देखती रही, जो करना है करते रहें। हमारे देश में अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि सरकार टर्न क्यों नहीं हो पा रही है? जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्शन में नहीं हरा पाते तो दूसरे मेथड यूज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी
रिजीम चेंज नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारण यहाँ बहुत सारे हैं। एक तो बड़ा कारण ये है कि पुलिस सरकार के पास ही रहती है, चाहे कोई कितनी भी खराब सरकार हो। चाहे पुलिस को अपने देश के लोगों को मारना पड़ जाए तो वो सरकार के कहने पे गोली भी चलाती है, जैसा हमने अयोध्या में देखा था, लेकिन सरकार को बचाते हैं। दूसरा आर्मी, उस पिलर को ब्रेक करना, वो हमारे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। कोई भी आदमी उसके बारे में कुछ भी बकवास नहीं कर सकता। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारी आर्मी में कहीं आप कुछ लूप होल ढूंढ सकते हो। जब देश की बात आती है, छोटी मोटी ऊपर नीचे बातें हर जगह होती रहती हैं, मन मुटाव हर किसी के होते हैं। तीसरा कारण ये है कि इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि एक जगह जो चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरी जगह वो मुद्दा होती ही नहीं है। जैसे पेपर लीक का ही मामला है, आप इसको पैन इंडिया बना ही नहीं पाए। जैसे अन्ना का आंदोलन था, वो भी पैन इंडिया नहीं बन पाया, जबकि वो अगर आप देखें 2000 से लेके अभी तक 25-26 सालों में सबसे बड़ा आंदोलन था। नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होता है वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए वो साउथ वालों के लिए नहीं है, और जो साउथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको नॉर्थ वालों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो हमारा साइज इतना बड़ा है, जो हमारी जनता इतनी ज़्यादा है, यही एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है। अगर हम भी 2 करोड़ 3 करोड़ की जनता वाले देश होते, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो यूपी से भी छोटे हैं, मतलब यूपी तो अपने आप में ऐसा स्टेट है जो उससे बड़े जनसंख्या वाले दुनिया में 4-5 ही कंट्री हैं, तो फिर ओवरटर्न करना सरकार को और अपनी मनमर्जी का रिजीम वहाँ पर बैठा देना ये बड़ा आसान होता। क्योंकि अगर आप वो किताब पढ़ेंगे 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन, तो आपको समझ में आएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ये जो आसपास चल रहा है ये तो शायद सारा इसमें लिखा हुआ है। अब आप सोचो, लोग जहाँ हम लोग अभी, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को, और हमारे प्रधानमंत्री एक विजन दे रहे हैं कि हम शायद 2024 तक कोशिश करेंगे तो विकसित देश बन जाएंगे, तो हम लोग अपने खर्चे पानी में, रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग विकसित हो चुके हैं वो कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो विकसित ही ना हो पाए। वो रिसर्च ऐसी कर रहे हैं कि उनको डिस्टेबलाइज ही कैसे रखा जाए। अदरवाइज आप देख लो, अफ्रीका है, अफ्रीका में इतनी मदद जाती है, इतनी हेल्प जाती है, फिर भी वो लोग आज तक ऐसे कैसे क्यों हैं? मेरा भी मानना है उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, वो लड़ भिड़ कर 5-10 साल में अपने देश को सही कर लेंगे। क्योंकि वहाँ जितने नेचुरल रिसोर्स हैं, भगवान की जितनी कृपा है उस कॉन्टिनेंट पे, उतनी किसी दुनिया में नहीं है किसी पर। हीरे जवाहरात जाने क्या क्या वहाँ पर मिलते हैं, और फिर भी वो उसको क्या कहा जाता है, उसको अंध महाद्वीप कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। मतलब वहाँ पर ना एजुकेशन है, ना वहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम है, ना कुछ भी है। और फिर भी आप देखो उसके वो कंट्री जिनमें डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो डेमोक्रेसी में हमसे ऊपर होते हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर होते हैं। अब पता नहीं किस बात को लेकर वो खुश होते हैं, लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं, जब अगर आप का पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है और जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। आपको समझ में आएगा कि जो आसपास चल रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो मित्रों, मैंने ये पढ़ा था तो मुझे लगा मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूं। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।